10 अगस्त 2025 की वो सुबह सबसे काली सुबह थी। कानपुर के हनुमंत विहार के खेड़पुर इलाके की एक शांत गली में अचानक से डर का माहौल बन गया था। पहले तो सबको सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। लोग अपने परिवारों के साथ हंस रहे थे, वो खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन हवा में घुली एक अजीब सी बदबू सबको बेचैन करने लगी थी। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये किसी नाले या फिर कचरे की बदबू है, लेकिन वो बदबू फिर इतना ज्यादा बढ़ गई कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर इस गली में ऐसा क्या छिपा था जो हवा को एक जहर बना रही थी। उस दिन की गंध दरअसल में आने वाले सबसे खौफनाक सच की गवाही दे रही थी। उस दिन एक औरत आई जिसका नाम गुड्डी था। वो बहुत ज्यादा घबराई और तनाव में थी। गुड्डी उस दिन उस घर के बाहर पहुंची जहां से वो बदबू आ रही थी। उसने उस घर का दरवाजा बार बार खटखटाया क्योंकि कुछ 4-5 दिनों से उसकी बेटी और उसकी बेटी के द्वारा गोद लिए गए एक 12 साल का लड़का जो कि उसी के साथ उसके घर में रहता था, तो वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो किसी के कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद जब उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और घर के अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही है, तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। घर के मालिक जो रिटायर फौजी थे वो भी वहाँ पर पहुंचे। ताला तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला और सामने जो सीन था उसने सबकी सांसों को रोक दिया था। सबसे पहले जमीन पर एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके स्कूल का बैग भी वहीं कोने में पड़ा हुआ था। फिर जब अंदर जाकर बिस्तर के डब्बे को खोला गया, वहाँ पर उनको एक और बॉडी मिली थी जो कि एक औरत की थी जिसकी उम्र 25 साल थी। कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि वहाँ पर 2 मिनट भी रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन टेबल में एक खाली शराब की बोतल रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पर पूरी रात बैठा हो और हर जगह ऐसा लग रहा था जो किसी सबूत मिटाने की काफी कोशिश की हो। पहली नजर में सबको यही लगा था कि ये कोई आम लुटेरा हो या फिर ये कोई लूटपाट का या फिर चोरी वाला मामला हो जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये कोई चोर या फिर लुटेरा था तो उसने घर में रखे पैसे और जेवर लेके क्यों नहीं गया? सिर्फ उसका मोबाइल फोन ही क्यों गायब हुआ था? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों की साथ ही क्यों हुई थी? जैसे ही ये खबर आसपास फैली तो इलाके में सन्नाटा छा गया था। काजल उत्तर प्रदेश के मैनीपुर जिले की किसनी गांव में रहने वाली थी। बचपन से ही उसे अपनी असली पहचान को लेकर सोसाइटी से लड़ना पड़ा। घर वालों ने उसे लड़के की तरह पाला, लेकिन धीरे धीरे उसकी रियलिटी सामने आने लगी थी। अंदर से हिम्मत बहुत थी और उसने ठान लिया था कि हार मानना उसके लिए कभी भी लास्ट ऑप्शन नहीं होगा। यही जज्बा लेकर वो मुंबई गई थी जहाँ उसने अपने लिए एक नई पहचान बनाई थी। काजल ने करीब 3 लाख रुपए देकर अपनी सर्जरी करवाई थी ताकि दुनिया उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह देख सके। सर्जरी के बाद उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था और फिर उसने अपनी जिंदगी के लिए नई शुरुआत की। मुंबई से लौटने के बाद काजल ने कानपुर को ही अपना बेस मान लिया था। धीरे धीरे उसने वहाँ पर नाम कमाना शुरू किया। डांस शो, शादी, फंक्शन या प्राइवेट पार्टीज और लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना यह था कि लोग उसे एक किन्नर कहकर न पहचाने बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्सेप्ट करें। इसलिए वो अपनी मम्मी गुड्डी से कहती थी कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, मैं एक परिवार बनाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और इसी सोच के साथ चल के काजल ने अपने ही छोटे भाई के बेटे को गोद ले लिया था जिसका नाम देव था और देव सिर्फ 12 साल का था। वो क्लास 6 में पढ़ाई करता था। काजल के लिए वो सिर्फ भतीजा नहीं था बल्कि उसके लिए उसका बेटा बन चुका था। उसने देव की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, इसलिए कानपुर के एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दिया था। फिर हनुमंत विहार के एक खेड़पुर इलाके में काजल ने एक नया घर किराए पर लिया था, यानी उसी इलाके में, और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। इस घर का मालिक अभिमन्यु एक रिटायर फौजी था। अभिमन्यु को लगा था कि उसने अपना घर एक ऐसी लड़की को दिया है जो सिर्फ अपने काम और अपनी बेटी की पढ़ाई में बिजी रहती है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि काजल की असली कहानी इतनी खतरनाक हो सकती है। अब इसी जिंदगी के बीच काजल की मुलाकात एक नए शख्स से हुई जिसका नाम था आकाश विश्वकर्मा। शुरुआत में दोनों बस कैजुअली मिले थे, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया था। आकाश काजल की लाइफ का पहला प्यार था। वो अक्सर उसके शो और पार्टीज में जाता, उसके साथ में रहता और उसकी हर छोटी बड़ी चीजों के साथ अपना दुख सुख बांटता। काजल उसे अपने इतने भरोसे में ले चुकी थी, यानी काजल उस पर इतना ज्यादा भरोसा कर चुकी थी। वो हर एक इवेंट की बुकिंग और पैसों का हिसाब किताब सब कुछ उसे ही सौंप दिया था। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल
रहा था। आकाश के साथ काजल को भी फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी, जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। आसपास के लोग भी उन दोनों को कपल्स की तरह देखने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। आकाश को काजल की पॉपुलैरिटी और कॉन्टेक्ट से अब इनसिक्योरिटी होने लगी थी, और कहीं ना कहीं काजल को ये लगने लगा था कि आकाश उस पर कहीं ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि काजल ने आकाश पर चोरी का आरोप लगा दिया था। उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज भी करवा दी थी कि आकाश ने उसके घर से पैसे और गहने चुरा लिए हैं, और इसी शिकायत की वजह से आकाश कुछ दिन के लिए जेल भी गया था, और यहीं से उनके रिश्ते में परमानेंट दरार पड़ गई थी। लेकिन उस दिन हुई इस घटना का जिम्मेदार बस यही कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी सीक्रेट छुपा था, जिसने सब कुछ बदल दिया था। 5 अगस्त 2025 की रात, यही वो वक्त था जब काजल और 12 साल के उसके बेटे जैसे देव की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। 10 अगस्त को सच्चाई सामने आई जब काजल की मां गुड्डी देवी मैनपुरी से कानपुर पहुंची। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद जब पुलिस आई और पुलिस ने जांच शुरू की, और पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट से जांच की कि 5 अगस्त को ही हो चुकी थी। कमरे में शराब के खाली बोतल मिले थे और सामान बिखरा पड़ा हुआ था, और रक्त के धब्बे साफ बता रहे थे कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अब सवाल ये था कि अगर ये नेचुरल डेथ नहीं है तो इसके पीछे का कातिल कौन था। गुड्डी देवी ने यहाँ पर 3 नाम लिए थे। आकाश विश्वकर्मा, जो कि काजल का पहला बॉयफ्रेंड था, और गोलू उस वक्त उसका करंट बॉयफ्रेंड था, और हेमराज जो काजल से एक तरफा प्यार करता था। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज को ट्रैक करना शुरू किया। तभी सबसे अजीब बात सामने आई कि काजल की मौत के बाद भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से अपडेट आ रहे थे, यानी पोस्ट डाली जा रही थी और स्टोरी लगाई जा रही थी। 6 और 7 अगस्त को भी स्टोरी और पोस्ट डाले गए थे। इसी सस्पेंशन में आकर ये शक और भी ज्यादा गहरा हो गया था कि इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। फिर इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रायल्स ने पुलिस को सीधा आकाश तक पहुंचा दिया था, और अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ उसी पर था। गोलू और हेमराज से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन सबूत मिलने के कोई भी चांस नहीं थे, क्योंकि वो दोनों घटना वाले दिन कानपुर में ही नहीं थे। सस्पेंशन सीधा साफ तौर पर आकाश पर ही टिक गया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान 12 अगस्त को यह खबर आई कि आकाश की लाश मध्य प्रदेश के सतना के एक होटल के कमरे में मिली है। अब पुलिस तो सारा संदेह उसी पर कर रही थी, लेकिन अब पता चला कि वो खुद ही इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने उसी होटल के कमरा नंबर 27 में खुद को फांसी में लटकाकर खत्म कर लिया था। दरअसल आकाश 9 अगस्त को सिद्धांत होटल में चेक इन किया था। 10 अगस्त की रात को उसको कानपुर लौटने की ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन किसी वजह से मिस हो गई थी। इसके बाद वो फिर से वापस उसी होटल में लौट गया था, और 11 अगस्त की रात वहीं पर रुका रहा। और 12 अगस्त की सुबह जब होटल स्टाफ ने देखा कि कमरा नंबर 27 से कोई भी एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है और दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्होंने बाहर से एक बार नॉक किया। फिर उन्हें शक हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मास्टर की लाई गई, और जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। पुलिस वहां पहुंची और तलाशी ली तो वहां पर एक एंड नोट पाया गया था, जो इस नोट ने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी थी। आकाश ने अपने नोट में ये साफ तौर पर लिखा था कि माना मैं कानपुर से 2 लोगों को खत्म करके यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे और धमकी दी जा रही थी कि तुझे झूठी केस में फंसा दिया जाएगा। उसने लिखा था कि पहले मैंने काजल को 1 लाख रुपए दिए थे, और अब बाकी के पैसे वो फ्लैट खरीदने के लिए मुझसे मांग रही थी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया, और अब मैं खुद इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे परिवार को मेरे पीछे से परेशान मत करना, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। लेकिन ये ब्लैकमेल की पीछे की कहानी क्या थी, ये समझने के लिए हमें काजल और आकाश के टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। काजल असल में मैनपुरी की ही रहने वाली थी। जन्म से उसे लड़की की तरह पाला गया, लेकिन धीरे धीरे उसके घर वालों को समझ में आया कि उसकी पहचान कुछ और है। तभी उसकी माँ गुड्डी ने उसका नाम बदलकर काजल रख दिया था। उसके बाद काजल ने डांस और गाने का शौक पूरा करना शुरू किया, और उसी के थ्रू उसका नाम और पैसे कमाने के बाद मुंबई चली गई अपनी सर्जरी करवाने। सर्जरी करवाने के बाद काजल कानपुर के खिड़पुर इलाके में किराए पर रहना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उसके साथ गोद लिया हुआ बेटा भी था। अब वहाँ पर उसकी लाइफ सेटल दिखने लगी थी, एकदम परफेक्ट एक नॉर्मल लड़की की तरह। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आकाश विश्वकर्मा से। आकाश उसका पहला बॉयफ्रेंड बना था, और काजल ने अपना काम काज उसी को ही सौंप दिया था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन काजल ने आकाश पर चोरी का आरोप लगाया था, और वहीं से उनका रिश्ता टूटने लगा था, और आकाश जेल भी गया था। और जब आकाश जेल में था
तभी काजल की लाइफ में एक गोलू नाम का लड़का आया था। यानी कि इसके बाद जो भी काजल की इवेंट होते थे उनका पूरा कामकाज हिसाब किताब गोलू ही संभालता था। और जब आकाश जेल से बाहर आया और उसने ये सब कुछ देखा तो उसके अंदर का गुस्सा और नफरत और भी ज्यादा बढ़ गया था। काजल कहती थी कि अगर आकाश उसे छोड़ेगा तो वो उसके खिलाफ नए केस दर्ज करवाएगी, कभी चोरी का तो कभी मारपीट का केस। आकाश पहले भी जेल जा चुका था तो इसीलिए वो उसकी धमकियों से और भी ज्यादा डरने लगा था। और इसी बीच काजल के पास आकाश के साथ बिताए हुए कुछ प्राइवेट मूवमेंट थे, वीडियोस थे। ये वही समय था जब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते थे। यानी आकाश अब उससे अलग होना चाह रहा है तो वो उसे अब अलग नहीं होना देना चाहती, क्योंकि उसको आकाश से पैसे लेने थे, इसलिए वो उसको धमकी देते थे कि अगर वो अलग होता है तो उसके ऊपर बाकी के केस दर्ज करवाएगी। फिर इस तरह की वीडियोस को लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर चुकी थी और फिर इन्हीं चीजों को लेकर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। लेकिन आखिरकार सबूत सामने आया और पकड़ा ही गया कि इस केस में कौन सही था कौन गलत था। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर किसने सही किया किसने गलत किया और यहाँ पर और क्या स्टेप लिए जा सकते थे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये केस यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ऐसे ही ट्रू केसेस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू अपलोड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।